बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज स्टार्ट करेंगे गिब्स डुनैन अफेक्ट। अब ये अफेक्ट क्या है? अफेक्ट को नाम दिया गया था एक अमेरिकन फिजिकिस्ट जो था जोजिया विलर्ड गिब्स, और इसने इस अफेक्ट को प्रपोज किया था 1878 में एक गिब्स ने। और सेकंड साइंटिस्ट जो था वो कौन था? ब्रिटिश केमिस्ट फ्रेडरिक जी डॉट डोनैन। और उसने इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया था 1911 में, यानी कि गिब्स ने इसका जो आइडिया था वो दिया था 1878 में। आयन एक्सचेंज का आइडिया कि किस तरह एक सेमी परमिएबल जो होती है मेम्ब्रेन, उसके जो इनर और आउटसाइड पे उसके जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड हैं वहाँ पे आउटसाइड पे इनसाइड के कैसे जो हैं आइंस जो हैं वो फ्लो करते हैं। क्लोरीन आइंस हैं या सोडियम आइंस हैं या पोटेशियम आइंस हैं, ये कोई भी किसी भी किस्म के जो आइंस हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो। और जब उसको परफॉर्म किया था, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था 1911 में, तो उसको किसने प्रपोज किया था, परफॉर्म किया था? फ्रेडरिक जी डोनैन ने। इस वजह से जो है इस अफेक्ट का नाम रखा गया गिब्स डोनैन अफेक्ट। अच्छा, अब इस अफेक्ट को हम डोनैन्स अफेक्ट भी कह सकते हैं, डोनैन लॉ भी कह सकते हैं, डोनैन इक्विलिब्रियम या फिर गिब्स डोनैन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये चार नाम है इसके, चार पांच नाम है। तो कोई भी अगर आएगा तो आपने इसको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है डुनैन अफेक्ट, ये है क्या? इट इज अ नेम फॉर द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नियर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, that sometimes fails to distribute evenly across the two sides of the membrane, यानी कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जो आपके सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, अलाउ करती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आइंस को, जो कि मतलब उसके लिए सूटेबल होते हैं मेम्ब्रेन के लिए, उनको to pass through in the semi permeable membrane, to pass through in the membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये काम होता है। या फिर ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेस को परफॉर्म करती है थ्रू ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या काम है, क्या फंक्शन है कि ये आइंस को और बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनको इनसाइड करती है मेम्ब्रेन के, और ऑस्मोसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, या फिर साथ में पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। अब मेम्ब्रेन का ये काम है। नहीं, अब मेम्ब्रेन का क्या काम है कि पास आउट करना है उसने पार्टिकल्स को और आयंस को। तो क्या है इसका बिहेवियर कि इज द नेम फॉर द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करती है, इन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन करती है और आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। अब समटाइम्स इट फेल्स टू डिस्ट्रीब्यूट इवनली अक्रॉस द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब जरूरी नहीं है कि एट हर टाइम पे जो है वो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करे चार्ज पार्टिकल्स को, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस को इक्वली इनसाइड या आउटसाइड वो डिस्ट्रीब्यूट करे। बट ये समटाइम्स जो है वो फेलियर कॉज भी हो जाता है। ये यूजुअल कॉज इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट चार्ज सब्सटेंसेस दैट इज अनएबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब ये फेलियर किस वजह से कॉज होता है? क्योंकि ये जो कुछ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स है, लाइक ये कि सारे पॉजिटिव ही नहीं होते या सारे नेगेटिव ही नहीं होते, या फिर एक ही जैसे सारे सब्सटेंसेस नहीं होते। वो क्या करते हैं कि जब डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही जगह पे आके आपस में कोलाइड करते हैं तो वो पास आउट नहीं हो सकते मेम्ब्रेन के जरिए, और फिर क्या होता है, एक अनइवन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है। जाहिर है जब चार्जेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो वो एक डिफरेंट ही चीज़ कोई प्रोड्यूस होगी। कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये फेल हो जाती है अगर थोड़ी सी आयंस की या चार्जेस की जो है आपस में वो मिक्सअप हो जाए उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि लार्ज एंड आयनिक प्रोटीन्स इन ब्लड प्लाज्मा आर नॉट परमिएबल टू कैपिलरी वॉल्स। ये ब्लड प्लाज्मा की एग्जांपल दी गई है, ब्लड के फ्लूइड की, कि जो लार्ज एंड आयनिक प्रोटीन्स होते हैं। एन आयनिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? यानी कि जो नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं। एज वी ऑल नो ये एनाइंस जो है नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं। अब एनाइनिक प्रोटीन्स कौन से हैं?
एनायनिक प्रोटीन्स कौन से हैं? वो प्रोटीन्स जो कि रिलेटिवली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर लार्ज नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स, और ये जो होते हैं मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द सेल ऑलवेज रिमेन इनसाइड द सेल, यानी कि हमेशा ये जो एनायनिक प्रोटीन्स है ये इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रेजेंट भी इनसाइड ऑफ द सेल होते हैं और मैन्युफैक्चर्ड भी इनसाइड ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एनायनिक जो प्रोटीन्स है आर नॉट परमिएबल टू कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरी वॉल्स कौन सी होती हैं? ये शॉर्ट वॉल्स होती हैं, स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं। इनके अंदर से एनायनिक जो प्रोटीन्स है वो पास आउट नहीं कर सकते इनके इनसाइड, बिकॉज स्मॉल जो कैटाइंस होते हैं यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं कैपिलरी वॉल्स को, बट आर नॉट बॉन्डेड टू द प्रोटीन्स। जैसे कि एनायनिक प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो कैटाइंस है वो कैटाइनिक प्रोटीन्स नहीं है, वो जस्ट कैटाइंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि कैपिलरी वॉल्स के जरिए वो कैपिलरी वॉल्स के जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वो जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्मॉल एनाइंस हैं विल क्रॉस कैपिलरी वॉल्स अवे फ्रॉम द एनायनिक प्रोटीन्स मोर रेडिली देन स्मॉल कैटाइंस। अच्छा, अब एनाइंस जो हैं, एनाइंस और एनायनिक प्रोटीन्स आर समथिंग डिफरेंट, ठीक है। एनायनिक प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाईली नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और ये इनसाइड ऑफ द सेल ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। बट जो एनाइंस होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं, वो कोई भी आइन हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, ये कोई भी, बट जो एनाइनिक प्रोटीन्स हैं वो समथिंग डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अभी यही बताया गया है कि एनाइंस विल क्रॉस कैपिलरी वॉल्स अवे फ्रॉम द एनाइनिक प्रोटीन्स, यानी कि एंड स्मॉल एनाइंस क्रॉस कर लेंगे, बट जो एनाइनिक प्रोटीन्स है दैट आर नॉट अलाउ टू एंटर द कैपिलरी वॉल्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल है डोनैन इक्विलिब्रियम अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये देखें, क्लोरीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब क्लोरीन आइंस जो हैं वो आ रहे हैं इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो उन्होंने जाना है पॉजिटिवली चार्ज जो है क्लोरीन्स ने दूसरी साइड पे जाएंगे सेल मेम्ब्रेन की, बट जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं जा सकेंगी। प्रोटीन्स सिर्फ जो आइंस हैं, कैल्शियम आइंस हैं या पोटेशियम आइंस हैं, वो ही क्या करेंगे, पास आउट होंगे इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे हम आ जाते हैं डुनैन पोटेंशियल पे कि डुनैन, व्हाट इज डुनैन पोटेंशियल। अब सम आयनिक स्पीशीज कैन पास थ्रू द बैरियर व्हाइल अदर्स कैन नॉट। अब बैरियर क्या होता है? ये जो ब्रिज होता है, लाइक इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो सेंटर में जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई है ये फिलहाल एक्ट एज अ बैरियर कर रही है, एक बैरियर के तौर पे एक्ट कर रही है, ताकि ना जो आइंस है वो इधर जा सके ना आइंस जो है वो उधर जा सके, ठीक है। अब जो है कुछ आयनिक स्पीशीज जो हैं, यानी कि जैसे क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, कैन पास थ्रू द बैरियर्स व्हाइल अदर कैन नॉट। अगर सोडियम पास आउट कर रहा है तो क्लोरीन पास आउट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम पास आउट कर रहा है तो क्लोरीन या सोडियम नहीं करेगा। दीज आर द थिंग्स के एक जो मेम्ब्रेन होती है वो बैरियर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, अब जो सॉल्यूशंस में भी जेल और कोलाइड्स एज जो सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस भी होती हैं जो कि पास आउट करती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये वो भी जेल की सूरत में भी हो सकती हैं, वो कोलाइड्स भी हो सकती हैं। अब कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड ये होते हैं फेज सेपरेटेड मिक्सचर, यानी कि ये जो होते हैं ये एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर में जो है मिलने से सेपरेट करते हैं। बेसिकली ये सेपरेशन मिक्सचर सेपरेटेड का काम करते हैं, और इसमें एक जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, डिस्पर्स करता है मॉलिक्यूल्स या सोल्यूबल पार्टिकल्स को, और सस्पेंडेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, यानी कि दूसरे सब्सटेंस से मिक्सअप होने में उसको सेपरेट करता है, एज वेल एज सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे आर दे कंडक्ट क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सोल्यूशन होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को करती हैं, कंडक्ट करती हैं, और ये डिजोल्व होती हैं पोलर सब्सटेंस में, जैसे कि वाटर हो गया या फिर जैसे कि फ्लूइड हो गया, प्लाज्मा हो गया, कोई भी, ठीक है। And as such, the phase boundary between gels or a gel and a liquid can also act as selective barrier.
अब ये चीजें किस लिए बताई गई हैं, ये क्या करती हैं, सब कोलाइड्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अकर करते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिलेक्टिव बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं कि इनके अंदर से आयंस जो हैं वो पास आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये जो है सेल की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, या सेल की या टिश्यूज की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि किस सेल को किस वक्त जो है किस बैरियर की जरूरत है, उसके मुताबिक किस मेम्ब्रेन को कौन सा बैरियर नीडेड है, फिर उसके मुताबिक जो है आयंस अपनी जो है मूवमेंट वो शो करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराइजिंग बिटवीन टू सच सॉल्यूशंस। अब ये देखें, आयंस जो हैं इन्होंने एक सिलेक्टिव बैरियर के जरिए जाना है। वो सिलेक्टिव बैरियर कोई जेल हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई कोलाइडल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, अब आयंस के पास आउट करने के दौरान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इस बैरियर पे, इन बैरियर्स पे, इन सॉल्यूशंस पे प्रोड्यूस होगा, उस पोटेंशियल का क्या नाम है, डुनेन पोटेंशियल। समझ लग गई है? अगर नहीं लगी तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैम जी नहीं लगी इसकी। ओके, डुनेन पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराइजिंग बिटवीन टू सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द डुनेन पोटेंशियल। अब वो सॉल्यूशन कौन सी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, जेल्स हो सकती हैं, लिक्विड हो सकता है। ये सब चीजें क्या है, सिलेक्टिव बैरियर है जिनके अंदर से आयंस ने पास आउट करना है। आयंस ने इनके अंदर से पास आउट करना है, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आ जाता है कि हायर से लोअर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ जाना, यानी कि बाहर अगर अंदर देखें मेम्ब्रेन के अंदर आयंस की ज़रूरत होती है, जैसे हमने रेस्टिंग में पढ़ा या एक्शन में पढ़ा था कि जो है अंदर जो है सोडियम आयंस जाते हैं एक्शन में, और रेस्टिंग में जो है पोटेशियम आयंस जाते हैं। अंदर आयंस की ज़रूरत थी ना, वो बाहर वाली कंसंट्रेशन से अंदर वाली कंसंट्रेशन की तरफ गई, यानी कि लोअर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ गए। वो जो सोल्यूट था वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ। अब वो जो डिसॉल्व हुआ था वो एक मेम्ब्रेन के जरिए अंदर गया, जैसे उसने पोटेशियम गेट चैनल्स थे, ये सोडियम पंप्स थे, ठीक है, वो उनके जरिए गया ना अंदर। तो मेम्ब्रेन के बाहर इस तरह सॉल्यूशंस लगी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ने अपनी एक बाउंड्री बनाई होती है, या वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या वो कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं, या वो लिक्विड होता है, एक बैरियर होता है जिसके अंदर से जो आयंस होते हैं उन्होंने इनसाइड या आउटसाइड पास आउट करना होता है। जब वो आयंस जो होते हैं इनसाइड या आउटसाइड पास करने होते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जनरेट होता है ना, यानी कि चार्जेस का आपस में जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन या चार्जेस का इनसाइड जाना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोज करता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैम जी इलेक्ट्रोलाइट्स हम चार्जेस को कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं सब्जेक्ट, जो कि हाँ जी चार्जेस को नहीं करेंगे, ये जो सब्जेक्ट हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कॉज करते हैं। ये जब किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कोज होता है। ये बेसिकली कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, नेगेटिव आइंस पॉजिटिव आइंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं नेगेटिव आइंस या पॉजिटिव आइंस। जी मैम। अभी भी समझ नहीं लगी या लग गई? आ गई है मैम जी, आ गई है। ठीक है, जब ये जो दो सोल्यूशन मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो उसके अंदर कॉज होगा, पैसे हमने पढ़ा था ना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में और इसमें रेस्टिंग में कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉज होता है। नर्व इम्पल्सेस जब जो होती हैं वो आगे जाती हैं थ्रू एक जोन पास आउट करती हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कॉज होता है। डुनेन पोटेंशियल में ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये कॉज हो रहा है ना, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, डुनेन पोटेंशियल का। अच्छा, अब आगे क्या है कि डुनेन इक्विलिब्रियम इज प्रोमिनेंट इन द ट्राइफेजिक। अब ये डुनेन इक्विलिब्रियम जो है वो किन किन में ज्यादातर पाया जाता है, यानी कि हाईली एक्टिव किस में होता है, ये ट्राइफेजिक मॉडल फॉर आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये मो एंड ली हैं, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस मॉडल को प्रपोज की, मतलब इन्होंने इसको इस स्टडी को आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज में इस स्टडी को उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो है डोनेन इक्विलिब्रियम वो किस तरह से प्रोमिनेंट होते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, ये बेसिकली जो हमारी बोन्स होती हैं ना, ये उनके अंदर एक स्मूथ वाइट कलर का टिश्यूज होते हैं
जो कि बोन्स के जो एंड हैं उनको कवर करते हैं ताकि जो ज्वाइंट्स हैं वो फॉर्म हो सके। ठीक है, यानी कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, एक वाइट लिक्विड के जरिए फॉर्म होते हैं, इसको सिनोवियल ज्वाइंट भी कहा जाता है। ये आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है ये एक वाइट लिक्विड है बोन मैरो के अंदर जो प्रेजेंट होता है, जो कि दो बोन्स को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, अब ये डुनेन इक्विलिब्रियम है, ये उसके ट्राइफेजिक मॉडल में जो है वो एक्टिवेट होता है, प्रोमिनेंट होता है। ट्राइफेजिक मॉडल वाला कौन सा होता है? वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अप्रोचेस फॉर सर्वाइवल ऑफ ट्रॉमा, यानी कि कोई भी अगर आपको ट्रॉमा हो गया है, कोई भी मतलब डिजीज आ गई है या कोई भी रीजन हो गई है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट मतलब वो परफॉर्मेंस सही नहीं कर सकती, उस मॉडल को हम कहते हैं, उस फेज को हम कहते हैं ट्राइफेजिक मॉडल। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज में कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर जो है वो उस फेज में कि आपका जो बोन मैरो है या वाइट जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ट्राइफेजिक मॉडल वो वाला मॉडल होता है। एज वेल एज इन इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लूइड सेल्स एंड डायलिसिस, यानी कि डोनेन इक्विलिब्रियम तब एक्ट होता है एक बॉडी के अंदर जब ट्राइफेजिक मॉडल होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूल सेल्स, या फिर डायलिसिस। ठीक है, जो किडनी के डायलिसिस होते हैं उनके अंदर भी ये प्रोमिनेंट होता है। अब ये ब्रेन के लिए भी होता है कि क्या करता है कि ब्रेन के अंदर जो है सेरिब्रल जो है ट्रॉमा उसको कॉज करता है, वो सेरिब्रल जो है सेरिब्रल एडीमा, वो किस वजह से कॉज होता है? डोनेन इक्विलिब्रियम की वजह से, कि जब आयंस जो होते हैं ना उनकी जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो कैसे डिस्टर्ब होती है कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया था ना कि जो होते हैं आइंस जो होते हैं वो कभी कभी पास आउट नहीं कर सकते सही तरह। जैसे ये देखें कि कुछ जो आइंस होते हैं जो कैपिलरी वॉल्स के जरिए या ब्लड वेजल्स के जरिए या ब्रेन की किसी भी पार्ट के अंदर वो सूटेबल नहीं होते, बट वो क्या करते हैं कि वो एक मिक्सचर सा बाहर बना लेते हैं, एक नेगेटिविटी बाहर कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो ब्रेन का वो पार्ट या बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है। अब डोनेन अफेक्ट इज टैक्टिक प्रेशर attribute to cations attached to dissolved plasma proteins। ये एक टैक्टिक प्रेशर है। ठीक है, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैटाइंस, यानी कि कैटाइन सोडियम एंड पोटेशियम, ये उनको क्या करता है? अटैच टू डिसॉल्व प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयंस को डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से जो है प्लाज्मा का जो चार्ज है वो मेंटेन रहता है। उसके अंदर जो प्लाज्मा है फ्लूइड है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, वो क्या होता है? मेंटेन रहता है। अब इसकी हम कुछ फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इन रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में है कि टिश्यू सेल्स जो हैं प्रोटीन कंटेनिंग फ्लूइड हैं। डोनेन effect of the cytoplasmic protein is equal and opposite to the Donan effect of the extracellular proteins। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो और जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, यानी कि सेल के जो बाहर वाली प्रोटीन्स है, जो डोनेन इफेक्ट है वो समटाइम्स उनके इक्वल भी हो जाता है और समटाइम्स जो है उनके ऑपोजिट भी हो जाता है। जो ऑपोजिट डोनेन इफेक्ट है ये क्या करता है कि क्लोरीन आयंस को करता है इन साइड ऑफ द सेल, उनको पुशअप करता है। ठीक है, उनको फोर्स करता है कि जो क्लोरीन आयंस है वो इन साइड ऑफ द सेल चले जाएं, इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर क्लोराइड कंसंट्रेशन। क्लोरीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड ऑफ द सेल ज्यादा होगी। डोनेन इफेक्ट, अब ये डोनेन इफेक्ट में एक्सप्लेन व्हाई सम रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव एक्टिव सोडियम पंप्स, यानी कि सोडियम पंप्स का एक्टिवेट होना बहुत नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि उससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो है मैकेनिज्म वो परफॉर्म होता है। बट जो डोनेन इफेक्ट है ये क्या करता है? उसको डीएक्टिवेट कर देता है सोडियम पंप्स को, ताकि जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर ना जा सकें और जो क्लोरीन आयंस हैं वो अंदर जा सकें। दी इफेक्टिव रिलीव्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर ये मिनिमम प्रेशर होता है जो कि ऑस्मोसिस के जरिए कॉज होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर होता है, विच इज वाई सोडियम पंपिंग इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सेल वॉल्यूम। जाहिर है सोडियम पंपिंग जो है, अगर सोडियम अंदर नहीं जाएंगे, बहुत ही कम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रिलीव होगा, तो क्या करेंगे कि जो क्लोरीन आयंस की कंसंट्रेशन है वो इनसाइड ऑफ द सेल ज्यादा हो जाएगी और जो सोडियम आयंस हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर मेंटेनिंग द सेल वॉल्यूम। हालांकि सेल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए सोडियम आयंस आर वेरी नेसेसरी। ये एग्जांपल आ जाती है हमारे पास
रेड ब्लड सेल्स की डुनेन इफेक्ट किस तरह सोडियम पंप्स को जो है डीएक्टिवेट करता है, उनकी प्रोडक्शन को इनसाइड ऑफ द सेल रोकता है, उनकी एक्टिवेशन को, और किस तरह जो है क्लोरीन आइंस को वो अंदर लेके जाता है। अब न्यूरोलॉजी में अगर हम इसको देखें तो ब्रेन टिश्यूज जो हैं वो स्वेल होना शुरू कर देते हैं। जब ब्रेन टिश्यू स्वेल होते हैं तो वो क्या डिजीज कॉज करते हैं? सेरिब्रल एडीमा। अब ये सेरिब्रल जो एडिमा है, ये सेरिब्रम जो है ये वहां पे होता है, सेरिब्रल एडिमा बिकॉज सेरिब्रल है। तो अब ब्रेन टिश्यूज जो हैं वो क्या करेंगे? इसके स्वेल हो जाएंगे, ब्रेन इंजरी हो जाएगी, या कोई भी ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हो जाती है, जैसे कि गिरने से या कोई भी शॉक, किसी भी शॉक न्यूज को सुनने से, या कोई भी शॉक लगने से, या किसी भी इंजरी की वजह से ये क्या करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। डोमेन जो अफेक्ट है वो क्या करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय फ्लूइड सच एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो प्रेशर जो कि सेरिब्रोस्पाइनल यानी कि सेरिब्रम और स्पाइनल फ्लूइड से क्रिएट होता है इनसाइड ऑफ द स्कल या फिर ब्रेन टिश्यूज के अंदर, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। द प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सेरिब्रम और स्पाइनल जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वहां से जो प्रेशर क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर वो कौन सा होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और ये टिश्यूज या ब्रेन के वैसे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स क्रिएट अ फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी। अब जो सेल्स के ब्रेन के जो सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी को कर देते हैं विच, और वो जो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी का कोई ना कोई सिस्टम जो है वो अफेक्ट होगा। ये क्या करता है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को थ्रू द डोनेन इफेक्ट। डोनेन इफेक्ट कब अकर होगा? जब भी किसी भी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अब एटीपी पंप्स जो है, एनर्जी पंप्स जो हैं वो क्या करते हैं? मेंटेन अ नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इवन दो नेगेटिव चार्ज लीक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हमारी जो एटीपीज हैं, एटीपी पंप्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं कि फिर भी इस डोनेन इफेक्ट के बावजूद जो हमारा नेचुरली एक सिस्टम बिल्ट है उसकी मदद से ये नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कॉज करते हैं ताकि जो है इफेक्ट ना हो। बट फिर भी जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस लीक आउट कर जाते हैं, इनकी मेम्ब्रेन इंट्रा मेम्ब्रेन की जो अंदर सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये फिर भी चले जाते हैं ड्यू टू द हाई डोनेन इफेक्ट। और ये जो एक्शन है ये एस्टेब्लिश करता है केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कॉज होगा, हाई इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली जो है वो फ्लूइड है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा, वो अफेक्टेड होगा, और फ्लूइड जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल मूव आउट करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो है मूवमेंट वो ज्यादा हो गई है, क्वांटिटी उनकी वो ज्यादा हो गई है। अब द नेगेटिव चार्जेस इन द सेल एंड आयंस आउटसाइड द सेल क्रिएट्स अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, यानी कि ये हीट टाइप डायनेमिक पोटेंशियल क्रिएट करता है नेगेटिव चार्ज जो है। अब अगर मैम डैमेज जी मैम ये न्यूरोलॉजी का दोबारा बता दे थोड़ा सा। ओके, न्यूरोलॉजी के अंदर क्या है डोनेन इफेक्ट का रोल? कि जो ब्रेन, अगर न्यूरोलॉजी में हम एक डिजीज है सेरिब्रल एडिमा, इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है कि सेरिब्रल एडिमा में हेड इंजरीज आ जाती हैं। ठीक है, ब्रेन की इंजरी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ये किस वजह से होती है? ये जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि आईसीपी जब इंक्रीज होता है तो उस वजह से जो है जो ब्रेन के अंदर जो है ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर की इंक्रीजिंग की वजह से जो नेगेटिवली चार्ज आइंस है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन आइंस ही हो गए, इनकी हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्लोरीन आइंस हैं वो क्या करेंगे? मेम्ब्रेन के इनसाइड वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जब भी वो मेम्ब्रेन के इनसाइड ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि डोनेन इफेक्ट कॉज होगा। डोनेन इफेक्ट क्या करेगा? वेट अब ये जो डोनेन इफेक्ट है ये क्या करेगा कि ये उसकी जो है आइंस की डिस्ट्रीब्यूशन उनको डिस्टर्ब कर देगा।
जब नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयंस जो हैं वो सेल से बाहर निकल जाएंगे। सेल से बाहर जब मैम निकल जी, जी मैम जिनके सार बड़े होते हैं वो क्या होता है? वो कहते हैं कि पानी की थैलियाँ इनके सार में है ये। वो सेरिब्रल एडीमा, जिनके सर वैसे बड़े होते हैं, मतलब डिजीज की वजह से बड़े होते हैं, वो सेरिब्रल एडीमा कॉज होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लूइड बन जाता है। सेरिब्रल एडीमा ये फ्लूइड ही है, फ्लूइड बिल्ड्स अप अराउंड द मेम्ब्रेन, के मेम्ब्रेन के अंदर जो है, इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो सारा फ्लूइड जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज आयंस होती हैं ना मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं कि ये जो फ्लूइड होता है ना, ये थ्रू द मेम्ब्रेन, ये जो है सिलेक्टिव वो बैरियर्स होते हैं जो मैंने आगे पहले बताए थे, उनके जरिए जो फ्लूइड होता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं ब्रेन के अंदर। कि मतलब पहले तो एक ब्रेन का मखसूस पार्ट है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, बट जब ये नेगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ज्यादा हो जाती है, तो ये फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है और वो क्या करता है कि वो सेरेब्रल एडिमा को कॉज करता है। अच्छा, अगर if damage occurs to the brain and cell lose their membrane integrity, ions will rush into the cell to balance chemical and electrical gradients that were previously established। यानी कि अगर डैमेज अकर हो गया, अगर तो आपके पास मतलब जब ट्रीटमेंट इसका करते हैं तो क्या उस ट्रीटमेंट के दौरान जो है आयंस होते हैं वो रश करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं ताकि जो केमिकल या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स है ना वो बैलेंस हो सके। बट जो डैमेज कॉज होना होता है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो कॉज हो जाता है। आई है समझ? अंडरस्टैंड? यस मैम जी, ठीक है। अच्छा, द मेम्ब्रेन वोल्टेज विल बिकम जीरो बट द केमिकल ग्रेडियंट विल स्टिल एग्जिस्ट। यानी कि मेम्ब्रेन की जो ओरिजिनल वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, वो क्या होगी? जीरो हो जाएगी नेगेटिव चार्जेस की वजह से। लेकिन जो उनका केमिकल ग्रेडियंट है ना, केमिकल ग्रेडियंट चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, केमिकल्स की वजह से, क्योंकि सोडियम और ये जो है पोटेशियम आयंस है ये बेसिकली केमिकल्स ही हैं और मतलब आयंस हैं। अच्छा, अब ये केमिकल ग्रेडियंट जो है वो स्टिल एग्जिस्ट होगा टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्जेस विद इन द सेल कैटाइंस फ्लो इन। यानी कि अब नेगेटिव चार्जेस को जो है एन आयंस को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए अब नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेल के अंदर जो कैटाइंस है वो फिर फ्लो इन करेंगे, जो कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे। द इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्सेस वाटर टू फ्लो इनटू द सेल एंड टिश्यू स्वेलिंग अकर। यानी कि देखें, अंदर पहले सेल्स पॉजिटिव नेगेटिव गए, उनकी इंक्रीज हुई ज्यादा, फिर अंदर पॉजिटिव आइंस गए, ठीक है, वो उन्होंने बाहर नेगेटिव आयंस को नहीं निकाला बट वो अंदर ही जाके मिक्सअप हो गए। जब वो मिक्सअप हुए हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर ने क्या किया कि जो वाटर था या जो भी फ्लूइड था, बेसिकली इस फ्लूइड को वाटर का नाम दिया गया, उसको क्या किया कि आउटसाइड इनसाइड इनटू द सेल, और जो टिश्यूज थे वो स्वेल होना शुरू हो गए, स्वेलिंग अकर होना शुरू हो गई। ये था आपका ये टॉपिक डुनेन इफेक्ट का। बेसिकली इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बट समथिंग न्यू फॉर मी एंड यू। सो इस वजह से अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आएगी तो आप मुझे फिर भी बता सकते हैं। मैं मजीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ।